हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र वीरेंद्र कुंशी और आप मुझे BR एकेडमी भोपाल की ओर से सुन रहे हैं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल से प्री हिस्टोरिक फेज से मध्यकाल तक मध्य प्रदेश के इतिहास को हम पार्ट 1 में लेंगे और पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे मध्यकाल से आधुनिक मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास को समझने से पहले हम इतिहास की कुछ बुनियादी बातों को समझें तो बेहतर होगा। सामान्यतः हम सभी जानते हैं इतिहास 3 भागों में विभाजित होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भाग। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो इतिहास को इन 3 भागों में विभाजित नहीं किया जाता। इतिहास के 3 जो मुख्य भाग हैं उसमें पहला भाग होता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक फेज। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो भाग होता है जिसके बारे में आज तक हमें कुछ भी लिखित नहीं मिला, कोई भी रिटन एविडेंस हमें नहीं मिला। उस समय स्क्रिप्ट्स की कोई जानकारी नहीं थी इंसान को, और उस समय के जो स्टोन टूल्स होते थे, ग्रे वेयर्स होते थे, कलर वेयर्स होते थे, जो मृदभांड होते थे, हम केवल उससे ही जानकारी हासिल करते हैं उस काल की। जैसे भारत में प्रागैतिहासिक काल का जो पीरियड है उसमें अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भीमबेटका है या आदमगढ़ है होशंगाबाद का। दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक फेज। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी तो है, मतलब स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर चुके थे हम लोग, स्क्रिप्ट्स की जानकारी थी हमें, लिपियों की, लेकिन आज तक उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ा नहीं जा सका। उसे हम बोलते हैं आदि ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक फेज। जैसे अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल में तो भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन आदि ऐतिहासिक काल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरा जो काल होता है उसको अपन बोलते हैं ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्टोरिक पीरियड। इसके बारे में हमें सब लिखित जानकारी है, स्क्रिप्ट को आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, ये सभी जो है हिस्टोरिक फेज में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसकी शुरुआत जो है वो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही हो जाती है, और इस इतिहास को हम तक लाने में 2 लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हमें हमेशा मध्य प्रदेश के इतिहास में इन 2 लोगों की भूमिका को हमेशा याद रखना है। पहले थे VS वाकड़कर, जिनका योगदान जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और मध्य प्रदेश की कई साइट्स को खोजने में उनकी जो है एक अहम भूमिका रही। विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा ही भीमबेटका की खोज की गई थी। और दूसरे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था HD साकरिया। डॉक्टर HD साकरिया जो थे उन्होंने भी हमारे यहाँ की कई हिस्टोरिकल साइट्स को खोजा। उनका मूल नाम जो था वो हसमुख धीरज लाल साकरिया था, और चूंकि थे महाराष्ट्र के, लेकिन अगर हम बात करें तो कायथा, नवादा टोली, उज्जैन के आसपास, इंदौर के आसपास जो कैल्कोलिथिक पीरियड की साइट्स थी, ताम्रपाषाण काल की साइट थी, उनको खोजने में उनकी एक अहम भूमिका हमें याद रखना चाहिए। तो ये 2 लोगों के नाम हमें हमेशा ध्यान रखना है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर और दूसरा HD साकरिया। इन लोगों को हमको याद रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी। देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू हो चुका था। प्रागैतिहासिक काल में हमें रायसेन जिले की भीमबेटका जो अब्दुल्लागंज के पास है और होशंगाबाद जिले का आदमगढ़ से रॉक शेल्टर पेंटिंग्स मिलती हैं। उस समय की जो रॉक शेल्टर पेंटिंग्स है, शैल आश्रित चित्र समझ लीजिएगा। रॉक शेल्टर पेंटिंग्स का मतलब रॉक यानी कि जो चट्टानें होती हैं, अगर हम उनको शेल्टर की तरह, शेल्टर तो समझते होंगे आप, छत की तरह अगर हम उपयोग करें, वहीं हम रहें और उन शेल्टर्स पर ही हम पेंटिंग्स बनाएं, तो इस तरह की जो पेंटिंग्स होती थी उन्हें रॉक शेल्टर पेंटिंग कहा जाता है। तो हमें ये रॉक शेल्टर पेंटिंग्स मिली और यहीं से हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास की जो है वो कहानी शुरू होती है। इन रॉक शेल्टर पेंटिंग्स को खोजने में मध्य प्रदेश की ओर से सबसे बड़ी जो भूमिका थी जिन आर्कियोलॉजिस्ट की थी, उनका नाम मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, डॉक्टर VS वाकड़कर। VS वाकड़कर के प्रयासों से ही इन साइट्स को जो है वो खोजा गया और बाद में फिर 2003 में इन साइट्स को जो है 27th सेशन में जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। इसी तरह अगर हम होशंगाबाद जाते हैं
तो होशंगाबाद शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर हमें आदमगढ़ नामक स्थान मिलता है। वहां भी हमें इस तरह की रॉक शेल्टर पेंटिंग्स मिलती है। तो यहां से हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास जो है वो शुरू होता है। प्रागैतिहासिक काल के बाद जब हड़प्पा पीरियड आया, अगर हम देखें तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो पीरियड है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का विस्तार लगभग 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में एक ट्रायंगल शेप में त्रिभुजाकार क्षेत्र में जो था, लेकिन इस सभ्यता की कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो मध्य प्रदेश में मिली हो, क्योंकि इसका विस्तार मध्य प्रदेश के आसपास नहीं था, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी के आसपास था। लेकिन फिर भी इसके समानांतर जिस समय ये सभ्यता पल रही थी, मध्य प्रदेश में भी हमें एक सभ्यता मिलती है जिसको अपन कैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। देखिए, हड़प्पा के समानांतर भारत में कई ताम्रपाषाण कालीन जो है वो सभ्यताएं पली और विकसित हुई, जिनमें मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बस्ती मिली हमें उस समय की, लगभग 2000 से 1300 ईसा पूर्व के बीच की जो बस्ती थी उसका नाम था कायथा। कायथा की तरह ही हमको नवादा टोली मिला, जिसे जनरली हम लोग मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा के बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ भी हमको ये मालवा संस्कृति भी जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 बीसी में वैदिक काल की शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि 1500 बीसी टू 600 बीसी का जो बीच का पीरियड है उसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ये पीरियड 2 भागों में बटा हुआ था। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस दौरान हमें मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, हाँ, लेकिन कई पौराणिक कथाएं जरूर हमें मिलती हैं। जैसे कुछ पौराणिक कथाओं में से मैं एक आध दो पौराणिक कथाएं आपको बताता हूं इस समय की। जैसे हे वंश का राजा जो था कीर्तिवीर अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी उन्हें जाना जाता था, जिन्होंने रावण को जो है युद्ध में पराजित किया था, उनका जो है वो मध्य प्रदेश से संबंध माना जाता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो पुरकुत्स जो था वो नर्मदा से जो है विवाह करना चाहता था, और नागकुमारी नर्मदा का विवाह पुरकुत्स से कर भी दिया गया, और पुरकुत्स ने जो है वो रेवा का नाम जो है वो नर्मदा करा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमें कुछ पौराणिक कथाएं जो है वो मिलती हैं मध्य प्रदेश के बारे में। लेकिन इन पौराणिक कथाओं को इतिहास में एक मान्यता नहीं दी जाती। हम सब जानते हैं कि इतिहास जो है वो पौराणिक कथाओं के ऊपर नहीं चलता है। तो अब हम वापस अपनी बात पर आ जाते हैं। तो हमने ये देखा कि हमें वैदिक काल में मध्य प्रदेश के इतिहास की कोई बड़ी जो है जानकारी नहीं मिली। वैदिक काल के बाद जब हम महाजनपद पीरियड पर आते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि महाजनपद पीरियड में हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का पहली बार उल्लेख मिलता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐतिहासिकता जो सिद्ध होती है वो अगुत्तर निकाय की होती है। इस अगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदें दी गई थी, उनमें से 2 महाजनपदें हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में आती थी। पहली जो महाजनपद थी उसे अवंती कहा जाता था, और दूसरी जो महाजनपद थी उसे चेदी कहा जाता था। तो अवंती, पहले हम अवंती की बात करते हैं, फिर हम चेदी की बात करते हैं। जो अवंती महाजनपद थी उसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, जिसे आज हम महेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस अवंती में उस समय जो है वो जो राजा था उसका नाम था चंड प्रद्योत। एक महान राजा था चंड प्रद्योत, और चंड प्रद्योत जो था उसके बहुत अच्छे संबंध थे उस समय हर्यंक वंश के राजा, जो मगध जो साम्राज्य था वहां पर जो पहला वंश आया उसको हर्यंक डायनेस्टी कहा जाता है। तो हर्यंक वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था बिंबिसार। उसके साथ अगर अपन बात करें तो इसके बड़े अच्छे संबंध थे। कहा जाता है कि बिंबिसार ने, जो उसका राजवैद्य था जीवक, जब चंड प्रद्योत के गले में कोई रोग हो गया तो उसने जीवक को उसके उपचार के लिए भी भेजा। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि मगध और अवंती के संबंध बहुत प्रांगण रहे होंगे उस समय, और अवंती भी एक बड़ी जनपद रही होगी उस समय। दूसरी जो महाजनपद थी उसका नाम था चेदी, और चेदी की जो राजधानी थी उसका नाम था शक्तिमती,
और इसका तो हमें उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत में हमें पता चलता है, शिशुपाल का नाम सुना होगा आपने, तो यहाँ चेदी का जो महान शासक था उसका नाम था शिशुपाल। और यहाँ जो है आज अगर हम बात करें तो जो बुंदेलखंड के आसपास की जो पूरी बेल्ट है चेदी महाजनपद में आती थी उस समय। तो ये दो महाजनपदों का जो है वो हमको उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो चेदी महाजनपद थी उसने बुंदेलखंड के आसपास के पूरे क्षेत्र के ऊपर जो है वो अपना अधिकार या आधिपत्य जो है वो कर लिया था। महाजनपद पीरियड खत्म होता है लगभग अगर अपन बात करें तो 324 बीसी के आसपास, क्योंकि नंद डायनेस्टी जो है वो महाजनपद पीरियड की अंतिम डायनेस्टी मानी जाती है। और इस डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। तो घनानंद को पराजित कर ही हमने देखा कि 324-23 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की नींव रखी जिसको अपन मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर के नाम से जानते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का मध्य प्रदेश से कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि हमें ये पता चलता है, दो ग्रंथों से पता चलता है, एक तो मैगस्थनीज की इंडिका से भी पता चलता है और अर्थशास्त्र से भी पता चलता है चाणक्य की, कि जो 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था उसमें मध्य प्रदेश जो है वो अवंती प्रांत में आता था। तो संभवतः अवंती प्रांत का एक महत्व रहा होगा उस दौरान। वहीं अगर हम बात करें मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है उसके बाद जब उसका लड़का बिंदुसार शासक बना, ये बात है 298 बीसी की। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार शासक बना। तो बिंदुसार ने जो है वो अवंती जो प्रांत था उसमें गवर्नर यानी कि राज्यपाल के लिए अशोक या देवनाम प्रियदर्शी जो भी हम कहें उसको नियुक्त कर दिया। यहां से जो है वो मध्य प्रदेश का एक बार फिर इतिहास में जो है अहम भूमिका निभाना शुरू करता है। तो हुआ यूं कि अशोक जो था वो तो था अवंती का राजकुमार। अब पुराण तो ये कहती हैं, पुराण और कई ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में भी ये जानकारी मिलती है हमको कि जो बिंदुसार था उसके 100 पुत्र थे और इन 100 पुत्रों में केवल और केवल 2 ही ऐसे पुत्र थे जो कि बहुत शक्तिशाली थे। पहला तो जो हमें पता चला कि अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र था बिंदुसार का, और दूसरा जो पुत्र था उसका जो है वो था आपका सुशीम, जिसको जो है उसने तक्षशिला में जो है वो गवर्नर के पद पर जो है वो नियुक्त किया था। अगर अपन बात करें तो तक्षशिला में जो है जब विद्रोह हुए तो सुशीम से वो विद्रोह दबे नहीं। ये जानकारी हमको मिलती है दिव्यावदान नाम के बौद्ध ग्रंथ से। तो सुशीम से जब वो विद्रोह नहीं दबे तो उसने बिंदुसार ने सोचा कि क्या किया जाए भाई। तो उसने अपने छोटे लड़के अशोक को कहा कि भाई अशोक तुम जाओ तक्षशिला और वहां जो विद्रोह हो रहा है उस विद्रोह को दबा के आओ। अब साहब अशोक गया और अशोक ने जो है वो तक्षशिला में जो है वो उस विद्रोह को दबाया। ये जानकारी ना केवल हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है बल्कि यूनानी लेखकों से भी मिलती है। स्ट्रेबो नाम का जो यूनानी अगर जो लेखक था उसने ये बताया कि उस समय जो यूनानी शासक था एंटियोकस, उसने बिंदुसार के दरबार में एक डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा और डाइमेकस जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था अशोक से। उसको अशोक मतलब अशोक की योग्यता से बहुत प्रभावित माना जाता है डाइमेकस को। यही रीजन है कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए अमित्रोचैटस जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यहां पर अगर अपन बात करें ओवरऑल कहानी में फिर आते हैं। अब साहब अशोक जो है वहां से विद्रोह को दबाकर अवंती जो है वो वापस आ गया। अब अवंती वापस आने के बाद जो है वो पुनः एक बार वहां पे सुशीम के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। तो फिर जो है अशोक को एक बार और भेजा गया कि भाई जाइए आप इस विद्रोह को दबा के आइए। 2 बार जब विद्रोह को दबाया तो अशोक के मन में एक प्रश्न आ जाएगी। उसको लगा कि कहीं ना कहीं जो है साम्राज्य के ऊपर मेरा अधिकार हो सकता है क्योंकि बड़ा भाई अयोग्य है। तो अशोक ने जो है वो ठीक अपने पिता से कहा कि मुझे सत्ता दे दी जाए। तो बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करी। अब ये तो अनुश्रुति है भाई, है ना। और उस हत्या करने के बाद जो है वो 272 बीसी में जो है वो मगध के उस समय जो है अगर अपन बात करें जो मौर्य साम्राज्य था उसके ऊपर जो है वो अपना अधिकार कर लिया। अब अधिकार तो कर लिया, तो अधिकार करने के बाद जो है वो मौर्य साम्राज्य को चलाता रहा। लेकिन
272 बीसी में जब ये अधिकार किया तो उसके पिता की मृत्यु नहीं थी उस समय, उसके पिता जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई थी उस समय, उसके पिता की मृत्यु हुई 269 बीसी में। 269 बीसी में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने जो है वो विधिवत राज्य सिंहासन पर जो है वो अपना राज्याभिषेक कराया। मतलब वो ऐसे सत्ता में आ चुका था 273 ईसा पूर्व में, और जो है राज्याभिषेक उसने कराया 269 बीसी में। अब यहां से अब अगर अपन बात करें तो भाई मध्य प्रदेश फिर कहां से लाए अपन इसमें? मध्य प्रदेश में दो चीजें हैं। एक तो जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं, ज्यादातर अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। पहली बार अगर अपन बात करें जो गुर्जरा जो अभिलेख है दतियाम के पास जो है, उसमें हमें उसका अशोक नाम मिलता है। ये एक अगर अपन बात करें, हालांकि इसके अलावा जो है वो मास्की अभिलेख में भी अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। लेकिन बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो भूमिका थी, क्या हुआ कि जब अवंती से अशोक विद्रोह दबाने के बाद पाटलिपुत्र जा रहा था तो यहां रुका भिलसा नामक स्थान पर, जिसे आज आप लोग विदिशा बोलते हैं। तो भिलसा में एक वैश्य व्यापारी था। उस वैश्य व्यापारी की लड़की थी श्रीदेवी, कई लोग उसको वैदेही देवी भी बोलते हैं। उसकी जो है बेटी से इसने जो है वो विवाह कर लिया, यानी श्रीदेवी से या वैदेही से अशोक ने विवाह कर लिया, और वो फिर बाद में ठीक उससे उसे 2 संतानों की प्राप्ति भी हुई। तो यहाँ इतिहास में एक अहम भूमिका है विदिशा, उज्जैन, अवंती प्रांत पूरा जो है वो मध्य प्रदेश के इतिहास में। वापस हम आए तो हम जानते हैं कि अब जो क्या हुआ, तो भाई 269 बीसी में जो है वो अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया, और जब उसे पता चला कि कलिंग और उसके आसपास का जो प्रांत है वो ठीक जो है अलग से टैक्स लेते हैं, वो स्वयं को जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं मानते, तो अशोक ने फिर जो है वो कलिंग के खिलाफ जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में जो है वो युद्ध लड़ा। और कलिंग के युद्ध में जो भीषण रक्तपात हुआ, उस भीषण रक्तपात के बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो हृदय परिवर्तित होने के बाद इसने जो है वो अपनी युद्ध नीति को जो है त्याग दिया और धम्म नीति को जो है वो अंगीकृत कर लिया। अब धम्म नीति को जब उसने अंगीकृत किया तो उसने कई जगह जो है वो अभिलेख लिखवाए। तो अब चूंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए हम केवल मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो ऐसे अभिलेखों में जो उसके 14 शिलालेख मिलते हैं, उन शिलालेखों में तो मध्य प्रदेश में कहीं कोई ऐसा हमको शिलालेख नहीं मिलता जो मध्य प्रदेश से संबंधित अगर अपन बात करें यहाँ महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम उसके लघु शिलालेखों की बात करते हैं तो लघु शिलालेख जो थे यानी कि माइनर रॉक एडिक्ट, उनमें जो उसके 13 मेन माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, उनमें से एक माइनर रॉक एडिक्ट हमें रूपनाथ नामक जगह पर मिला। ये जबलपुर के पास थी, और 1872 में कर्नल एलिस, एक जो सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इसको खोजा था। तो यहां एक अहम भूमिका मध्य प्रदेश की यहां फिर आती है। अशोक की मृत्यु के बाद फिर जो है वो मध्य प्रदेश का इतिहास थोड़ा कहीं धीरे धीरे गुम होने लगा, और अशोक की मृत्यु के बाद फिर जब शुंग वंश आया तो उस समय फिर जो है वो मध्य प्रदेश का इतिहास एक बार हमें देखने को मिलता। तो अब हम वापस बात करते हैं शुंग वंश से संबंधित। देखिए, शुंग वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 184-185 बीसी से 73 बीसी के बीच का माना जाता है। देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ, और इसकी हत्या करी थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। विशेषता इस वंश की यह थी कि ये शुंग जो डायनेस्टी थी, ये पहली भागवत डायनेस्टी थी, यानी ब्राह्मण डायनेस्टी। इससे पहले जितनी डायनेस्टी आई यहाँ, यानी हयंक डायनेस्टी से लेकर मौर्य तक, वो या तो जैनिज्म को फॉलो करती थी या बुद्धिज्म को, यानी कि कोई भी एक धर्म को संरक्षण दे रही थी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, बिंदुसार जैन धर्म को मानता था, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, हरियंक डायनेस्टी का शासक बिंबिसार जो है वो ठीक बुद्ध का उपासक था, बुद्ध के लिए उसने जो है वो वन भी बनवाए, बेलू वन। अजातशत्रु जो है वो शुरुआत में कुछ समय तक उसने जैन धर्म को माना, फिर जो है बुद्धिज्म को मानने लगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी अजातशत्रु ने कराई थी 483 बीसी में बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद। तो कहीं ना कहीं जो है अब जो है एक नए धर्म का उदय हो रहा था, और उसका नाम था भागवत। विष्णु के 10 अवतारों की बात इस धर्म में होने लगी। तो पुष्यमित्र शुंग जो है उसने शासन शुरू किया। तो पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद लगभग 148 बीसी में उसका लड़का अग्निमित्र शासक बना। अग्निमित्र इस वंश का दूसरा शक्तिशाली शासक माना जाता है।